हेलो दोस्तों, आज हम नीट 2022 का फिजिक्स पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरा नाम आकाश कुमार है। ओके, मैं नीट और सीटी जेई का लेक्चरर हूँ। ओके, आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सॉल्व करेंगे। ओके, नीट का क्वेश्चन नंबर 1 to 30 एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आसानी से मेरे साथ रहिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया हुआ है जिसमें एक पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और दूसरा उसमें वेवलेंथ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में 7 होते हैं। ओके, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। ओके, ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। लैम्डा क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर डाउन आएंगे तो लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो का होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सा है? 10⁻²मीटर। ये किसका होगा? रेडियो का होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद होता है माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव का कितना है? 10⁻⁻² होता है। उसके बाद इंफ्रा का होता है। तो इंफ्रा का कितना होता है? इंफ्रा का होता है 10⁻⁻⁻4 मीटर होता है। उसके बाद आखिरी में किसका होता है? आखिरी में होता है एक्सरे का, 10⁻−10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा होगा। 1 का 2 यानी कि ए का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। कितना सिंपल है। अगर रेडियो, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मालूम है, अगर इस सीक्वेंस भी उसे याद रहता ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, मैं एक सिंपल सा तरीके याद किया था, राम इन विलेज UXY। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। कितने डिफरेंट? 4 डिफरेंट प्रोसेस गया हुआ है। ओके, from the same initial position state shown in figure below, the processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represent the adiabatic process, adiabatic process कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले हम समझते हैं आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबारिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोथर्मल में क्या होता है? बताइए क्या होता है? इतना सिंपल है। उसके बाद एडियाबेटिक में क्या होता है? एडियाबेटिक, तो सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस में होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। यानी कि डेल पी क्या होता है? 0 होता है। तो अब बताइए इसमें कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था? ये 4 नंबर। तो ये कैसा है? आइसोबारिक है। ओके, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है? ए 1 नंबर है। तो ये कैसा हो गया? आइसोबारिक हो गया। सॉरी, आइसोकोरिक हो गया। ये कैसा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक। ओके, उसके बाद आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डेल्टा टी 0 होता है। अब ये दोनों ग्राफ में देखना पड़ेगा आइसोकोरिक कौन है और एडियाबेटिक कौन है। और एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल क्यू कितना होता है? 0 होता है। अब एक बात बताओ, अब ग्राफ जिसका स्टीपर हो वो कौन सा हो जाएगा? एडियाबेटिक हो जाएगा। तो कौन सा है? 2। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक है। और ये आइसोथर्मल है। अरे आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल, इतना सिंपल तो मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड of a flywheel moving with uniform angular speed change from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड। यानी कि ओमेगा इनिशियली दिया हुआ है। एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा इनिशियली कितना दिया हुआ है?
ओके 1200 आरपीएम। 1200 आरपीएम को आपको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 को 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ओके 1010 20 यानी कि ये 45 आ जाएगा, 45 रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब आया ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल कितना है 31,200। ओके आरपीएम है, ये भी आरपीएम है, तो इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा 31,200 को 3120 है ना, 3120 को आपको मल्टीप्लाई कर देने वाला 2π/60 से। अब एक आया 6×35 6×5 = 30 और 6×2 52 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया ऐसा यूनिट में आ गया। ओके उसके बाद क्या पूछा, एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो अल्फा बराबर होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। ओके ओमेगा फाइनल कितना है 104 पाई, ओमेगा इनिशियल कितना है 45। ओके और यहाँ से टाइम कितना दिया हुआ है 16 सेकेंड। 104 में से कितना हो गया 64 पाई अपॉन 60, तो कितना जाएगा 4 पाई। ऑप्शन नंबर बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, सिंपल था यार। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ गिवन सर्किट ABC में द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन। किस किस में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। ओके पोटेंशियल ड्रॉप सेम कब होगा, जब कोई भी सेम बायसिंग किया हो, दोनों में क्या हो सेम बायसिंग हो, या तो दोनों रिवर्स हो या दोनों सेम बायसिंग हो, फॉरवर्ड बायसिंग हो। दोनों कैसा हो सेम बायसिंग होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए या फॉरवर्ड। तो देखते हैं कौन कौन सा रिवर्स है और कौन कौन सा फॉरवर्ड है। तो देखिए यहाँ पे एपी ओके इसके एनपी से देखिए ऐसा है फॉरवर्ड बायसिंग है, इसमें दोनों क्या है फॉरवर्ड बायसिंग है, और इसमें भी क्या है ए फॉरवर्ड बायसिंग है, ये भी क्या है फॉरवर्ड बायसिंग है। लेकिन इसमें एक फॉरवर्ड बायसिंग है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, और ये रिवर्स बायसिंग है। ओके ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है। ओके तो अब बताइए दो ए वाला ए एंड सी पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या होगा सेम होगा, क्योंकि इसका ए वाला भी फॉरवर्ड बायसिंग है और ए वाला भी फॉरवर्ड बायसिंग है। इसमें ए वाला भी फॉरवर्ड बायसिंग और ए वाला बायसिंग, लेकिन इसमें ए फॉरवर्ड बायसिंग हुई और ए रिवर्स बायसिंग हुई, तो बोथ सर्किट ए एंड सी। आगे देखते हैं। अब बाइकॉन्केव लेंस has a radii of curvature 20 centimeter each. If refractive index of material of lens is 1.5 then the power, तो पावर बराबर होता है 1 upon focal length, वो भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो अब हम 1 upon focal length निकालते हैं, कैसा है बाइकॉन्केव लेंस है, रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का बराबर होता है म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, कोई दिक्कत नहीं। म्यू कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस 1, R1 क्या होगा अगर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो दूसरा माइनस का होगा, माइनस का 20 होगा, तो सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस से प्लस बना देगा, माइनस माइनस से क्या कर देगा ओवरऑल इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20 कितना दे देगा 1/10 दे देगा, तो 0.5 इंटू 1/10 यानी कि
1.20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 1.20 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हमें मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड करना है तो कितना? 0.2 मीटर हो जाएगा। और 0.2 मीटर पावर, यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से देखा जाए पावर बराबर क्या होगा? 1/0.2 मीटर। 0.2 मीटर, सब मीटर में मीटर यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा यार पेन टाइप से प्रॉब्लम होता ही होता है। ब्लैक बोर्ड रहता तो बात ही अलग होता, डिजिटल बोर्ड होता तो कितना आ जाएगा? 1 को 0.2 से भाग दीजिएगा तो 5 डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। कितना सिंपल है। अरे, द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड इट्स एसोसिएटेड विद मोमेंटम। तो एक बात पर है हम लोग, लैम्डा अपन क्या होता है? लैम्डा अपन h बाई p होता है। तो जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। ओके, तो अब कौन सा ग्राफ है? ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बच्चा 4 नंबर। इनवर्सली का यही ग्राफ होता है ना। चलिए अगला देखते हैं। As the temperature increase, the electrical resistance। अब एक बात समझिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है फॉर कंडक्टर resistance is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर सेमी कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर गलत बात है। डिक्रीज फॉर बोथ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर गलत है। इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर सही बात है। ये वाला गलत बात है। अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical ball dropped in a long column of highly viscous liquid. The in graph shown represent the speed of ball v as a function of time। अच्छा एक बात बताइए, हमने पढ़ा है कि अगर किसी लिक्विड में अगर बॉल गिरता है, किसी बॉल को हम लोग ड्रॉप करते हैं, किसी बॉल को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, तो नीचे आएगा तो पहले इसका स्पीड इंक्रीज होता है। जैसे ही पहले स्पीड इंक्रीज होगा उसके बाद स्पीड क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जब कांस्टेंट हो जाता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे उसको बोलते हैं, अगर कांस्टेंट कब होता है? तब टर्मिनल स्पीड अटेंड कर लेता है। कब? टर्मिनल स्पीड अटेंड कर लेगा तब इसका टर्मिनल स्पीड अटेंड करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। अब ग्राफ पे फोकस करते हैं। एक मिनट ग्राफ पे फोकस करते हैं। ग्राफ नंबर ए तो पॉसिबल है नहीं, डी भी पॉसिबल नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है। सी में देखिए पहले टाइम के साथ स्पीड बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, यानी कि ग्राफ नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ नंबर बी सही है। डायमेंशन m_L_T-2 बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी से करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स से तो करता नहीं है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या सिर्फ इंडक्टेंस से करता नहीं है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In half wave rectification, if the input frequency is 60 Hz, then the output frequency would be very simple। इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही दुनिया में नहीं हुआ। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ओके, इनपुट फ्रीक्वेंसी
इनपुट फ्रीक्वेंसी, हम थ्योरी बेस है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन कोई पूछेगा यार? बोर्ड वाला भी इससे सिंपल क्या, नीट वाला भी इससे सिंपल क्या पूछ सकता है? तो सीईटी यूटी का एग्जाम होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ stretch string is double, then the ratio of the initial and final speed of transverse waves। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स का स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू। ओके, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है अंडर रूट में। ओके, अब एक बात बताओ, क्या बोला है कि v डैश के लिए टेंशन क्या हो जा रहा है? 2t हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन v डैश इक्वल टू रूट टी अपॉन रूट 2t। कटने के बाद क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ओके, फिर क्या पूछा है? इनिशियल टेंशन रेशियो पूछा है, इनिशियल एंड फाइनल का। तो v इज टू v डैश पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? v डैश कितना आया है? v डैश आया है रूट 2। ओके सॉरी, 1 इज टू रूट 2 आया है, 1 इज टू रूट 2 आया है, यानी कि 1 इज टू रूट 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई दम नहीं है क्वेश्चन में। देखो, अब अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट, एक सेल मास m का जो रेस्ट है, इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। ये 3 रेशियो में टूटा। ए बोल दे, ए बी बोल दे और ए सी बोल दे। इसका मास 2m मानते हैं तो इसका भी 2m, तो इसका m। ओके, m डैश बोलते हैं क्योंकि टूटा हुआ है। ओके, इफ हैविंग इक्वल मास, फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ along mutually perpendicular direction with speed v1, v the speed of third fragment। सिंपल है, देखो भाई, ये 3 में टूटा है, तो मान लीजिए ये बड़ा वाला है जो m मास है, ये 3 टुकड़ा में टूटा है एक्स वाई में। अगर मान लीजिए इधर इक्वल मास गया है और इधर भी इक्वल ए रेशियो में है, तो हम मोमेंटम लिख दें, इन दोनों का स्पीड क्या होगा? इक्वल स्पीड, और वही इस तीसरे वाला का होगा। ओके, देखते हैं। तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या कितना होगा? तो एक्स डायरेक्शन में आप मोमेंटम लिख सकते हो मास 2m डैश इंटू वेलोसिटी और आई कैप। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन 2m डैश वी जे कैप। इनका नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनका अंडर रूट 2m डैश वी का होल स्क्वायर प्लस 2m भी डैश का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? रूट 2 और 2m भी डैश। देख लीजिए, एकदम सही है। ओके, और यही मोमेंटम इस थर्ड वाले के मोमेंटम के इक्वल होगा। थर्ड वाला का और इन दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 2.2mv डैश इक्वल टू mv डैश 1। मान लीजिए थर्ड वाला का c, तब यहां से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो भी सी इक्वल टू, और ये भी बोला, एम डैश भी बोला है, तो रूट 2 टाइम्स भी कौन सा है? 2 रूट 2 भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन टफ नहीं था, बस मोमेंटम कंजर्व करने आना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतना तो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass. मान लीजिए एक रॉड है जिसका लेंथ 10 मीटर है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg, एक का कितना है 20 kg। ओके, सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा क्योंकि मास अलग अलग है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कहीं एक्स पॉइंट पे होगा। किसके तरफ होगा? 20 kg की तरफ होगा, इस एक्स पे होगा। अगर मान लीजिए, अगर देखिए हम यहां से करें, ओके, अब हम जानते हैं एक सेंटर ऑफ मास कितना होता है। एक सेंटर मास होता है m1 x1, क्योंकि y में तो है ही नहीं, प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कहाँ पे रखा गया है? ओरिजिन पे ही रखा गया हुआ है। तो m1 x1 0, m2 कितना है 20, x2 कितना है 10, क्योंकि ये दूरी कितना है 10, प्लस बटे 30, 20 प्लस 10 30, 200 बटे 30, यानी कि 20 बटा 3, ऑप्शन नंबर 2। क्या है यार? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2 इक्वल टू। अब बोला है इफ सब बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, इनसाइड द बबल इज, सब जानता है डिक्रीज होता है। मैं बता देता हूँ, सुनिए। सब बबल इंक्रीज होगा तो उसके पास क्या आएगा? एक्सेस प्रेशर आएगा, एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर मान लीजिए डेल पी आया, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 40 अपॉन आर होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ओके, पी इनसाइड होता है पी आउटसाइड प्लस एक्सेस प्रेशर, पी एक्सेस। इतना बच्चा बच्चा जानता है। अब बताओ, आर इंक्रीज होगा, अगर आर इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज हुआ, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? एक्सेस प्रेशर अपना क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्सेस प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ, एक क्वांटिटी डिक्रीज हुआ, तो पी इनसाइड क्या होगा? ये तो फिक्स है, पी आउटसाइड फिक्स है, प्लस ये डिक्रीज होगा तो पी इनसाइड भी क्या होगा? ओवरऑल डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेस प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, एक्सेस प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो पी इनसाइड डिक्रीज कर रहा है, इनसाइड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, lift plus passenger moving up with a constant speed 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by motor to lift the lift in watt. अब देखो, एक लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है। ओके, लिफ्ट प्लस पैसेंजर का मास होता है, ये ऊपर जा रहा है, इसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा। नीचे क्या लगेगा? एम जी लगेगा। एम किसका? लिफ्ट प्लस पैसेंजर कितना है? 2000 है, इंटू 10 मानते हैं, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, तो ये तो 20,000 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स भी अगर ऊपर जा रहा है तो अपोज करेगा, वो भी किधर लगेगा? नीचे। कितना है? 3000 न्यूटन है। ओके, और भी स्पीड से ऊपर जा रहा है, अभी कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब एक बताओ, पावर अपॉन हम लोग पढ़े थे फोर्स इंटू वेलो, एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है? 20,000 न्यूटन प्लस, ये न्यूटन में होगा, 3000 न्यूटन, कितना दे देगा? 23,000 न्यूटन। वेलोसिटी कितना है? 1.5। अगर सॉल्व किया जाए तो 15 दिया 45 का 5, 15 दूना 30, और 30 30 30 30 और 4 30, 30 और 4 34, 500 आएगा पावर वाट में।
क्या से क्या हो गया, कितना सिंपल हो गया, नीट यार। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री होता है। बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल फोर्स सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल भी कितना होता है, जीरो होता है। चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। अब हम जानते हैं डेल भी होता है माइनस का ई डॉट, माइनस का ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रोस्टैट याद करो। अब बताओ तो ये जीरो है, यानी कि माइनस का ई डॉट आर कॉस थीटा जीरो। ये कब आता है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब, जब थीटा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग शायद 17वां पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने दीजिए यार, इसका कलर इतना गंदा है ना। डी कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ये कलर, इस तो दिख ही नहीं रहा कलर, ये तो ये रखते हैं कलर, हाँ एक कलर बढ़िया है। कैसा लगा नीट का सवाल, इतना सिंपल सवाल होता है क्या, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो टूट गया हूं, मैं तो टूट गया भाई साहब। चलिए स्काई ब्लू कलर ले लिए। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी v and v by 2 are incident on mu and mu by 2 are incident on photoelectric metal. Their stopping potential are Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency of this metal is, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, कहाँ गई, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू होता है E into stopping potential upon h mu माइनस वर्क फंक्शन। ओके, अब वर्क फंक्शन को भी हम लोग एच म्यू नॉट भी बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, वी एस बाई 2, और इसके लिए एस है। ओके, तो हम लिख सकते हैं ई वी एस बाई 2 इक्वल टू, ओके, एच म्यू, कि ये वी एस बाई 2 है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वी है, माइनस का एच म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं, 5 भी लिख के चलेंगे, हमें नहीं हमें म्यू नॉट ही बताना है, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है, वर्क फंक्शन नहीं बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना। अब इक्वेशन 1 इसको डाल देते हैं। अगला देखिए ई वी एस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है, तब फ्रीक्वेंसी कितना है, वी बाई 2 है, यानी कि एच म्यू बाई 2 माइनस का एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन 2। अब देखो बाबा, एक काम करो, ईवीएस को इक्वल कर दो। यहां से अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना चाहें तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों सेम आ जाएंगे ना, तो हम लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इंटू 2 इक्वल टू एच म्यू बाई 2 अपॉन एच म्यू नॉट। ओके, अब बताओ, ट्वाइस ऑफ एच म्यू माइनस ट्वाइस ऑफ एच म्यू नॉट इक्वल टू एच म्यू, सॉरी, एच म्यू बाई 2 माइनस एच म्यू नॉट। अब सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके पास म्यू नॉट आएगा 3v बाई 2 आएगा, सॉल्व करना मिल जाएगा।
बस यही कॉन्सेप्ट था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वर्क फंक्शन इक्वल टू एच म्यू, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगला क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलोनाइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न। ओके, if 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of solenoid। तो B बराबर होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ओके, हम जानते हैं N बराबर होता है N अपॉन L। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना है 100 है, और L कितना है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी 10 के पावर माइनस 3 मीटर। अब कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर 5 हो जाएगा। ओके, म्यू नॉट कितना दिया हुआ है, ओके, म्यू नॉट का वैल्यू तो हमें मालूम होना चाहिए ना। म्यू नॉट का वैल्यू तो बताओ, 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7। अरे ये भी याद नहीं है, इंटू 10 के पावर 5, और आई कितना है 1 एम्पियर। सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए टेस्ला। थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर देता हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो b बराबर कहाँ कितना है, यहाँ से 10 के पावर माइनस 7 और 5 10 के पावर माइनस 2, 4 पाई को हम लोग 4 इंटू 22/7 करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद 12.56 इंटू 10 के पावर माइनस 2 आ जाएगा। 12.56 इंटू 10 के पावर माइनस 2 टेस्ला आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत गर्मी है यार। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज, देखिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, Na टूटता है X प्लस E प्लस प्लस एनर्जी। ओके, अब एक बात बताओ, तो हम यहां से लिखते हैं X इक्वल टू जेड ए एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर वही रहता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। मास नंबर, सॉरी हाँ, मास नंबर उतना ही रहता है, एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। और क्वेश्चन में 23 दिया हुआ है, ये सोडियम का मास भी 22 ही दिया हुआ है। ओके, तो जेड कम हो जाएगा, 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा 10, और ए कितना रहेगा 22 ही रहेगा, क्योंकि ये एक मास लेके निकलता नहीं है। तो अब बताइए, जो भी मास होता है प्रोटॉन का मास होता है, तो एक कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, एक्स का कौन सा फॉर्मूला है, 810 Z20, सॉरी एक्स Z10 A22, कौन सा 3 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। White-Savar's law gives the expression for magnetic field strength of an infinitesimally current element ideal of current carrying conductor only। White-Savart law समझते हैं। B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है आइडियल साइन थीटा होता है यार, बच्चा बच्चा आइडियल साइन थीटा होता है, आइडियल क्रॉस आर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से बायट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला, अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन के कारण, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत, थोड़ा इसका साइज बड़ा करने दो यार, लार्ज इरेजर। एक ग्रीन कलर अच्छा नहीं है, कलर भी चेंज करने दो, कलर यही है। बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यू वेक्टर, यही होता है। और ये किसके लिए, इनफाइनेटिजमली स्मॉल करंट के लिए। तो ये बात क्या बोली गई है सही में, वाइट्स लॉ सावर्ट लॉ इज एनालोगस टू कूलम्स लॉ। ओके ओके, Coulomb's inverse square law of charge q with the formula being related to the field produced by a scalar source।
आइडियल वाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स, ये गलत बात लिखा हुआ है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। 3 नंबर आंसर। The ratio of the ratio of radius of gyration of thin uniform disc about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of disc of about its diameter। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन के निकालना है। के बराबर होता है अंडर रूट आई बाई एम होता है। टिक्स का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके, और उसके बाद सेंटर और इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स रेडियस डायमीटर पता करना है। ओके, तो यहाँ से के अगर बोलूं, मान लीजिए इसे I1 बोलते हैं, उसे K1 बोलते हैं, तो K1 कितना आ जाएगा? आर बाई रूट 2 आ जाएगा। अरे आई डालिए ना, आई बाई एम डालिए, एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर को आर बाई रूट 2 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आई डायमीटर के क्रॉस कितना आता है? आई डायमीटर के क्रॉस कितना होता है? आई डायमीटर के क्रॉस होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 आता है। कितना आता है? एम आर स्क्वायर बाई 4 आता है डायमीटर के क्रॉस। अरे एक टिक्स है, पहला कहाँ से पता करना था? सेंटर से। दूसरा कहाँ का पता करना था? डायमीटर से। ओके, तो यहाँ के डायमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन डायमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा? के डायमीटर से हो जाएगा अंडर रूट आई बाई 2 आर बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या लेना है? रेशियो लेना है आई के सेंटर से और के डायमीटर का रेडियस। ओके, तो आर बाई रूट 2 अपॉन आर बाई 2, 2 इज टू रूट 2, यही है क्या? टू रूट सॉरी इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और करते हैं सॉल्व, आंसर को नहीं मैच कर रहा है। ओके, 2 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे क्या? तो ये 2 दे जाएगा, यानी कि रूट 2 बाई 1 आ जाएगा। तो के सी इज टू के डी कितना आ जाएगा? रूट 2 इज टू 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज इक्वल टू। ओके, हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू एसी का क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी करंट कितना होता है? आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का कितना होता है? ई बाई ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 होता है। तो ई नॉट कितना हो जाएगा? रूट 2 टाइम ई आरएमएस, रूट 2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सोर्स। आगे देखते हैं, the energy that will be ideally radiated by a 100 kilowatt transmitter in 1 hour। ओके, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पे करना क्या है आपको? ऐसा यूनिट में सब लिख देना है। एनर्जी कितना है? 100 किलोवाट, यानी कि 100 इंटू 10 के पावर 3 वाट। और टाइम कितना है? 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड। क्योंकि जूल में लिखा हुआ है ना, तो जूल में होता है, जूल में निकालने के लिए आपको जूल पावर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 के पावर 5, 10 के पावर 7। ओके, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 7 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कौन सा है? स्क्वायर लूप ऑफ साइड, ये वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, सही था।
A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. The plane of loop perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux. अब एक बात बताइए, एक स्क्वायर है, ओके, इसका साइड कितना 1 मीटर है, ओके, फिर पूछा है रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम, ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 5 बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए, क्या होता है बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा, ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बी कितना दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, और एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया कितना है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 मीटर साइड है तो कितना हो जाएगा 0.5 वेबर। ऑप्शन नंबर 2, ओके। द रेजिस्टेंस 100 ohm 200 ohm are connected in parallel in an electric circuit. The ratio of thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm. थर्मल एनर्जी यानी कि पावर का बात बोल रहा है, तो पावर बराबर होता है बी स्क्वायर बाई आर, तो ओके, पावर P1 कितना होगा V1 R1 के स्क्वायर, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे VA हुआ तो यहाँ पे भी VA होगा, यहाँ पे VB होगा तो यहाँ पे भी VB होगा, ओके, तो वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, ओके, तो यहीं से रेशियो पूछ रहा है, तब P2 यहीं से लिख देते हैं, P2 कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, R2 भी, अरे स्क्वायर कहाँ होगा यार, R1 होगा, ओके, तो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R1 था, R2 अपॉन R1, R2 कितना है 200, R1 कितना है 100, यानी कि 2:1। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। अच्छा, हम लोग जानते हैं एसएन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, किसी सेकेंड में कोई बॉडी गिर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यू प्लस साफ ए इंटू 2n-1 होता है, ए ना। अब देखो, तो अगर मुझे यहां से S1 लिखना हो, S1 बराबर क्या होगा u, क्योंकि स्पीड तो वही इनिशियल वही रहेगा, अच्छा, ट्रेवल फ्रीली फॉलिंग है तो यू कितना 0, हाफ ए 2 × 1 - 1, S2 कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए 4 - 1, 2 × 2 4 - 1, S3 0 प्लस हाफ ए, ओके, 3 में से 5 - 1, S4 0 प्लस हाफ ए इंटू 4 2 8 8 माइनस, और 6 - 1 होगा ना यहाँ पे 8 - 1, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 ए कितना हो जाएगा 5/2 ए कितना हो जाएगा 7/2 ए। रेशियो लेंगे तो कितना होगा, अगर रेशियो लेते हैं 1:2 3:2 5:2 7:2, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगला देखते हैं, A body of mass 60 g experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. Okay, the magnitude of gravitational
फील्ड इंटेंसिटी एट, ओके। तो फोर्स बराबर होता है, हम जानते हैं फोर्स बराबर होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स कितना दिया हुआ है 3, मास कितना दिया है 60 ग्राम यानी कि 10⁻³ kg इंटू Eg, यही ना। E कितना हो जाएगा 3/10⁻³ यानी कि 50 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 30 मिनट में हम बाकी का 20 क्वेश्चन देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का बच्चा क्वेश्चन देख लेंगे। कितने 20-22 क्वेश्चन और बचे होंगे, 20 क्वेश्चन बचे होंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे।